नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की और बताएंगे कि क्या चल रही है यूपी में फिजा। बिल्कुल। और देखिए, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के लिए आज का दिन राहत और आफत साथ लेकर के आया। आज आजम खान की मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और आजम खान से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। तो आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि आजम खान पर 87 केस थे, जिनमें मुश्किल से जमानत मिली और अब नए केस बना दिए गए। कपिल सिब्बल ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई में नगर निगम की मशीन मिलने की बातें कही जा रही हैं। पुलिस की कार्रवाई से यूनिवर्सिटी में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वो इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को राहत मिली। हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान सफाई मशीन मिलने के मामले में रामपुर के अजीमनगर थाने में केस दर्ज करवाया गया था। तो देखिए, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आजम पर दर्ज 3 नए FIR को लेकर आपत्ति की थी, लेकिन यहां से ये कह दिया गया कि हाईकोर्ट आप जाएं। लेकिन राहत ये है कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी पर जो कार्रवाई हुई, गड्ढे से जो ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन बरामद हुई, ये तमाम मामले लेकर कपिल सिब्बल कोर्ट पहुंचे थे और ये भी दलील दी गई है कि जो कार्रवाई विश्वविद्यालय में हो रही है उससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से झटका तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली आजम खान को और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में गिरफ्तारी से रोक लगा दी है। अब आज का दिन कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के लिए कहीं राहत तो कहीं आफत वाला आज का दिन साबित हुआ। तो सत्याग्रह में बात करते हैं। सबसे पहले आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पहुंची पुलिस ने हमसफर रिजॉर्ट में सर्च ऑपरेशन चलाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की, लेकिन हमसफर रिजॉर्ट में सर्च ऑपरेशन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रखे। बताया जा रहा है कि हमसफर रिजॉर्ट में पुलिस का यह सर्च ऑपरेशन 2005 में चोरी हुई नगरपालिका की तिजोरी को लेकर चलाया गया। नगरपालिका की चोरी हुई तिजोरी की जौहर यूनिवर्सिटी में पड़ताल के लिए कल पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट की मांग की थी, लेकिन पुलिस की अपील खारिज होने के बाद अब आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर छापेमार कार्रवाई की है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमसफर जो ये है रिजॉर्ट, यहाँ पर छापेमारी की गई और मुखबिर की सूचना पर हमसफर रिजॉर्ट पर छापेमारी हुई है। यानी कि मामला गंभीर हो सकता है, क्योंकि जो आजम खान के 2 करीबी थे उन्हीं की निशानदेही पर जौहर विश्वविद्यालय से वो किताबें मिली जिनके बारे में दावा किया गया कि आलिया मदरसे से चोरी की गई थी। वो फर्नीचर मिले जो आलिया मदरसे से लाए गए थे और एक बार फिर से एक मुखबिर से सूचना मिली है कि जो मशीन है वो हमसफर रेस्टोरेंट में हो सकती है, रिजॉर्ट पर हो सकती है और इसीलिए हमसफर रिजॉर्ट पर पुलिस की टीम पहुंची है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहां पर बरामद किया जाता है। 2005 में नगरपालिका की तिजोरी को लेकर ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है पुलिस का। तिजोरी चोरी होने की बात कही गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। हमसफर रिजॉर्ट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है पुलिस का। अब यहां से क्या कुछ मिलता है, इस पर भी रहेगी नजर। नंबर 77 है 2005 का, उसमें एक तिजोरी चोरी का मुकदमा लिखा गया था। ये तिजोरी नगर पालिका से चोरी थी, उसी के संबंध में सूचना थी। मुखबिर की इस पर सूचना थी कि हाँ ये तिजोरी मिल सकती है। बाकी सर्च किया गया, कुछ मिला नहीं है। गलत है पुलिस की, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ा ही किसी से, ये कोई मतलब ही नहीं है। परेशान जो चीज़ सामने आ रही है उसके आधार पर कार्रवाई है। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे अभी यूनिवर्सिटी में जो पुलिस की छापेमारी हुई उसमें पहले एक सफाई मशीन, फिर किताबें और फर्नीचर बरामद हुआ और आज हमसफर रिसॉर्ट में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें कि बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर ये छापेमारी की गई थी, लेकिन जो पुलिस है उसको छानबीन के दौरान अभी कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आपको बताऊं, रामपुर के 3 थानों की पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, जो कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन था। लगभग आधा घंटा ये सर्च ऑपरेशन चला। कमरों से लेकर रिसॉर्ट के वेंकट तक और
जो भी प्रांगण है वहाँ सब जगह पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अभी पुलिस के हाथ जो है वो खाली रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आज़म खान के लिए क्या मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एबीपी गंगा के लिए मैं रविशंकर, रामपुर। तो देखा आपने, जो आलिया मदरसे का सिलसिला शुरू हुआ था, जौहर विश्वविद्यालय में एक मशीन मिली थी और अब माना जा रहा है कि हमसफर रिजॉर्ट में भी ऐसी मशीन है। मुखबिर से सूचना मिली और यहां पर छापेमारी की गई तो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। तिजोरी की बात सामने आ रही है। रिजॉर्ट पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और नगर पालिका की तिजोरी को लेकर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2005 का ये पूरा मामला है और जो सीईओ थे उनका ये भी कहना है, जो क्योंकि सवाल उठ रहे हैं परेशान करने के, तो सीईओ का कहना है कि पुलिस की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं, हम वो कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, जानकारियों के साथ ही पुलिस यहाँ पर पहुंची है। जो जानकारी मिली उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। पुलिस ने कहा कि जांच पड़ताल होगी, सर्च यहाँ पर किया जाएगा। अगर कुछ है तो निकल करके सामने आएगा, वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आरोप लग रहे हैं, जो मुखबिर से सूचना मिली है, उसमें कितनी सच्चाई है, यही जानने के लिए पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 2005 में तिजोरी नगर पालिका की चोरी हुई थी, जिसको लेकर ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। पुलिस का हमसफर रिजॉर्ट है ये, और इसी रिजॉर्ट में पुलिस की मौजूदगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर सच में और क्या कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ मिलता भी है पुलिस को या फिर नहीं, इसको लेकर भी लगातार नजर है। ये भीतर की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर हर एक चीज को खंगाला जा रहा है, हर एक चीज को बारीकी से देखा भी जा रहा है। कहीं कोई चीज छिपी हुई ना हो, तिजोरी कहीं पर छिपाई ना गई हो, इसको लेकर ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर पुलिस की टीम कर रही है। और कुछ ही देर के बाद या फिर हो सकता है बहुत जल्द ही पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आए इस सर्च ऑपरेशन के खत्म होने के बाद, और उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। रवि हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। रवि, सर्च ऑपरेशन ये चल रहा है हमसफर रिजॉर्ट में, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और क्या जानकारियां हैं इस सर्च ऑपरेशन को लेकर? आपको बताऊं, जिस तरीके से एक तिजोरी थी जो कि नगर पालिका की 2005 में चोरी हुई थी, और तत्कालीन जो अध्यक्ष थी उन्होंने इस बात में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस समय क्राइम नंबर 77/2005 दर्ज किया गया था और वो चोरी नहीं वो खुल पाई थी। जिसके बाद अब जो है मुखबिर की सूचना पर आज जो है सर्च ऑपरेशन हमसफर रिजॉर्ट में चलाया गया। लगभग आधा से पौन घंटा ये सर्च ऑपरेशन चला है, लेकिन जो पुलिस के हाथ में अभी भी खाली है, क्योंकि जो पूरा रिजॉर्ट था खंगालने के बाद भी पुलिस को वहां पर कुछ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से रवि ये पूरी जानकारी सामने आई थी कि मुखबिर से सूचना मिली है, इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ नए सिरे से भी जांच पड़ताल होगी? क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय में जिस तरीके से दीवार को तोड़ा गया और दीवार को तोड़कर अंदर से चीजें बरामद की गई, तो कहीं कुछ ऐसी कार्रवाई हमसफर रिजॉर्ट में देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, बिल्कुल लगातार जो कार्रवाई है उसका सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी बड़ी कार्रवाई पुलिस कर चुकी है। पीछे जो इन्हें निशानदेही पे जो कि ये कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद में अब लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं आजम खान के ऊपर, जगह जगह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में जो पुलिस है वो लगातार टीम गठित करके जगह जगह छापेमारी भी कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। जो मुखबिर हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं। रामपुर में कई जगह पर इस तरीके की जो है छापेमारी की जा सकती है। जी, और अभी बातचीत हो पा रही है क्या किसी अधिकारी से, या फिर कोई जानकारी दे पा रहा हो? कितनी देर और ये कार्रवाई चलने वाली है? देखिए, कार्रवाई जो है लगभग आधा से पौन घंटा चली थी और उसके बाद में जो है ये कार्रवाई जो है पूरी हो चुकी है। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तो वहाँ पूरे परिसर में खंगालने के बाद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। फिलहाल जो है अब जो ये कार्रवाई खत्म हो चुकी है और आगे जो है इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, रविशंकर, ये बताइए कि जो नगर पालिका है वो भी विवादों में आ गई। पहली बार जब रात को कुछ लोग कागजात जलाते हुए पकड़े गए, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप लगाए कि पुलिस जबरन बयान कबूलवाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो नगर पालिका सवालों के घेरे में आई है, क्या नगर पालिका के अध्यक्ष या वहां से कोई बयान सामने आ रहा है? क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष ने सीधे तौर से आरोप लगाए थे पुलिस पर। बिल्कुल, नगर पालिका अध्यक्ष पर भी जो है जांच की जा रही है। उन तथ्यों पर भी सारी चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल ये विवेचना का पार्ट है कि आगे क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन अभी तक जो है नगर पालिका पर पुलिस जो है लगातार जाती है और पूछताछ कर रही है। जो वहाँ के कर्मचारी हैं और जो वहाँ पर ईओ है मौजूद हैं, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल रविशंकर, नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास फिर अपडेट्स के लिए आएंगे। शुक्रिया आपका।
और बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी एक और आ रही है। आजम खान के करीबियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। आजम खान के जौहर ट्रस्ट से जुड़े 72 सदस्यों की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जौहर ट्रस्ट के इन सभी 72 ट्रस्टियों के खिलाफ रामपुर में 27 मुकदमे दर्ज थे और ट्रस्ट के मेंबर्स ने पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया गया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से चार्जशीट को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। तो आपको बता दें कि साल 2019 और 2020 में आजम खान समेत उनके ट्रस्ट से जुड़े हुए 72 लोगों के खिलाफ रामपुर के अजीम नगर थाने में आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे और इसी मामले में ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने जांच एजेंसी की ओर से दाखिल चार्जशीट में कोई कमी नहीं मानी है। जबकि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से खुदाई के दौरान सफाई मशीन मिलने के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, हाईकोर्ट ने उस मामले में आजम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो आजम खान के करीबियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट से जुड़े 72 सदस्यों की जो याचिका है वो हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। वहाँ ऐसे पीड़ित किसान जिनकी जमीन जबरदस्ती बिना किसी कानूनी आधार के कब्जा करके और यूनिवर्सिटी के पक्ष में उसका उपयोग किया जा रहा था, ऐसे किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर के अन्वेषण के क्रम में चार्जशीट दाखिल हुई, जिन चार्जशीट्स को यहाँ चैलेंज किया गया और ऐसे जो उसमें एप्लीकेंट थे, ऐसे 72 एप्लीकेशंस थी, सारी एप्लीकेशंस की एक कलेक्टेड सुनवाई हुई और सुनवाई के पश्चात आज उसका फैसला आया है और सारी की सारी एप्लीकेशन खारिज की गई है। चार्जशीट जो दाखिल हुई थी वो चार्जशीट अफर्म हुई है। परिणाम स्वरूप अब इन जितने भी लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, दे हैव टू फेस प्रोसिक्यूशन लॉ। तो देखिए, आजम खान के लिए आज का दिन कहीं पर राहत कहीं पर आफत वाला साबित हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा आजम खान को, लेकिन हाई कोर्ट से राहत मिली। क्या पूरा मामला है ये देख लीजिए आप। 19 सितंबर को जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रशासन ने कार्रवाई की। खुदाई के दौरान ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन यहां से बरामद की गई थी और इसके बाद दावा किया गया कि खुदाई में मिली मशीन नगर पालिका परिषद की है। तो आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये दर्ज की गई रामपुर के अजीम नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले को लेकर। तो दास्ताने आजम हम आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से मुश्किलें एक बार फिर से आजम की बढ़ रही हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने राहत जरूर दी है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आजम खान पर भी, अब्दुल्ला पर भी 7 लोग हैं इस एफआईआर में। रामपुर के अजीम नगर थाने में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो वकील हैं उनके कपिल सिब्बल, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उनको हाई कोर्ट भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाकर राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है, लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फौरी राहत जरूर है, लेकिन मुश्किलें भी बनी हुई हैं। बिल्कुल, एक मामला खत्म होता है, दूसरा दर्ज हो जाता है। देखिए किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 19 सितंबर को जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रशासन ने कार्रवाई की, ये आप जानते हैं। उसके बाद से ये सिलसिला लगातार आगे चल पड़ा है। वो अब्दुल्ला आजम हो, आजम खान हो या फिर इनके करीबी हो, लगातार इनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर है, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बड़ा झटका लगा है। चिन्मयानंद को कोई राहत देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को लेकर आ रही है। हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद की अर्जी को खारिज कर दिया है। किसी भी तरह की राहत देने से कोर्ट ने चिन्मयानंद को इनकार कर दिया है। और इसी पर हमारे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। मोइन, क्या डिटेल्स है इस झटके को लेकर जो चिन्मयानंद को लगा है? देखिए, चिन्मयानंद के खिलाफ साल 2011 में शाहजहांपुर की चौक कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उनकी शिष्या ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हरिद्वार के आश्रम में बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया गया था। साल 2018 में यूपी सरकार ने चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज इस मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया और सरकार के इस फैसले की जानकारी जब ट्रायल कोर्ट को दी गई तो ट्रायल कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि ये न्याय संगत नहीं है। तो स्वामी चिन्मयानंद ने साल 2018 में निचली अदालत
फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तकरीबन 4 साल तक इस मामले में सुनवाई चली थी। 27 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और अदालत ने अब से कुछ देर पहले अपना फैसला सुनाया है, जिसमें बेहद तल्ख टिप्पणियों के साथ स्वामी चिन्मयानंद की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने ये टिप्पणी की है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी कभी ठीक नहीं है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ग का बिल्कुल हो या सफेद पोष होने बिल्कुल। की तो एक वजह बड़ा से। झटका लगा है चिन्मयानंद को और राज्य सरकार के फैसले को भी। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग को आज 332 नए आरक्षी मिल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में नौकरियां सिफारिश से नहीं बल्कि योग्यता से मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आबकारी विभाग में सिपाही के 332 पदों के लिए चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया। यूपी सरकार के मिशन रोजगार के तहत आबकारी आरक्षियों के ये 332 खाली पद भरे गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में बिना किसी सिफारिश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। देखो कितनी पारदर्शी तरीके से 332 आबकारी आरक्षियों की भर्ती हुई। इससे पहले 85 इंस्पेक्टर हम लोगों ने भर्ती किए थे। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उसको कहीं सिफारिश की नौबत आनी पड़ी। किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आज जिन 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए उनमें ज्यादातर लखनऊ, बुलंदशहर, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर के युवा शामिल हैं। और सरकारी नौकरी पाने वाले 322 लोगों में 30% यानी कि 109 महिलाएं शामिल हैं। शारदीय नवरात्रि में हम लोग जगतजननी मां भगवती की पूजा अनुष्ठान करते हैं और इसमें 30% केवल बालिकाओं का चयन हुआ है आरक्षी के रूप में। आबकारी सिपाहियों के जो आबकारी आरक्षियों की जो भर्ती हुई है इसमें 30% बालिकाओं का चयन हुआ है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5.5 साल में अब तक मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और आगे भी जल्द से जल्द यूपी के सरकारी विभागों में खाली पदों को भरकर नौजवानों को नौकरियां दी जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 2 दिन के कुशीनगर दौरे पर थे। इस दौरान ब्रजेश पाठक को कई जगहों का दौरा करना था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो तमाम लापरवाहियां खुलकर सामने आ गई। करंट लग गया, जिम्मेदारी किसकी लगेगी? लग सकती है कि नहीं करें? ये क्या किया है आपने? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आज कुशीनगर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा शिक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक जब एक प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो आनन फानन में हुई आधी अधूरी तैयारियों को देखकर नाराज हो गए। सिलेंडर कहाँ है? ये देखिए, ये सिलेंडर उपयोग में नहीं है। चूल्हा देख रहे हैं ना, एक्सपायरी नहीं है और ये जला भी नहीं है। खाना ये कहीं से बना के लाए हैं और ये केवल दिखाने के लिए रख दिया, ऐसा नहीं करना है। दरअसल डिप्टी सीएम के दौरे की खबर सुनकर स्कूल में दिखावे के लिए मिड डे मील तो रखा गया था, लेकिन वहाँ चूल्हा और सिलेंडर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सजा दिए गए थे। लेकिन निरीक्षण के दौरान अफसरों और कर्मचारियों की पोल खुल गई और ये जला भी नहीं है। खाना ये कहीं से बना के लाए हैं और ये केवल दिखाने के लिए रख दिया, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जब कुसमही ब्लॉक के सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर भी बद इंतजामी को छिपाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि शौचालय में टंकी भी लगी थी और टोटी भी, लेकिन टोटी से पानी नहीं आ रहा था। इसके अलावा मौके पर बिजली के तार भी फैले हुए थे। करंट लग गया, जिम्मेदारी किसकी लगेगी? लग सकती है कि नहीं करें? ये क्या किया है आपने? ये हर जगह ऐसे होगा, एक जगह तो हम देख ले रहे हैं, ये तो ठीक बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब चौपाल लगाकर ब्रजेश पाठक ने लोगों से बातचीत शुरू की तो स्वयं सहायता समूहों को लेकर भी शिकायतें मिली और कई और सरकारी योजनाओं में भी बड़ी खामियां पाई गई, जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने जल्द से जल्द सभी खामियां दूर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात आगरा की। आगरा के गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल का एक वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज में प्रिंसिपल और टीचर्स आमने सामने आ गए हैं। प्रिंसिपल ने स्कूल के कुछ टीचर्स पर अपने खिलाफ मोर्चेबंदी के अलावा स्कूल की छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन एबीपी गंगा ने जब टीचर्स और कॉलेज की छात्राओं से बात की तो उनका कुछ और ही कहना है। आगरा के कैंट इलाके जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स के बीच शुरू हुए विवाद के बाद सुर्खियों में आ गया है। विवाद की शुरुआत कॉलेज की प्रिंसिपल ममता दीक्षित के एक वायरल वीडियो से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने 2 मुस्लिम शिक्षिकाओं पर मानसिक उत्पीड़न और बच्चियों पर हिजाब पहनने का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए। मुस्लिम शिक्षिकाओं को द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। उसमें से रियाना खातून है सबकी लीडर। वो 7-8 महिला शिक्षकों को लेकर चलती है। 150-200 बच्चे हैं, क्योंकि वो प्रवक्ता है। तो फर्स्ट ईयर इंटर की छात्राओं के द्वारा मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। वायरल वीडियो के बाद विवाद ने तूल पकड़ा तो मौके पर डीआईओएस, मजिस्ट्रेट और स्थानीय विधायक जीएस धर्मेश भी पहुंच गए और पूरा मामला जानने के बाद प्रिंसिपल और टीचरों को बैठाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। नाम लिया है कि ये बच्चियों को यहाँ पर स्कूल बंद होने के बाद में उसके गेट के सामने ये बच्चे जो नारे लगाते हैं कि ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो, ममता दीक्षित मुर्दाबाद। तो मेरा ये मानना है कि ये कोई भी बच्ची के दिमाग की उपज नहीं हो सकती है। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, उसके जांच का विषय है। वहीं इस मामले में गर्ल्स कॉलेज की बाकी टीचर्स से बात की गई तो उन्होंने प्रिंसिपल ममता दीक्षित पर ही फीस के नाम पर वसूली का आरोप लगा दिया। इसके अलावा छात्राओं ने भी हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाने की बात को स्वीकार कर दिया। बिल्कुल उनके जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। वो सारी गलत बातें कह रही हैं। सर बस कानून को सपोर्ट करते, जो मेरा कर्तव्य सर वो करते हैं। बस अवैध फीस ली जा रही थी तो हम लोग ने अधिकारियों को संज्ञान में लाया कि सर ऐसा कंप्लेन कर दी। हाँ, बस हम लोग ने बस यही बात की सर, कंप्लेन नहीं की, आप लोग सर आके सुधारे। तो डीआई साहब ने कहा कि भाई जब वो लिख के नहीं देती तो आप लोग न लीजिए। बस सर हम लोग ने संज्ञान में डाला। कुछ भी नहीं है, हमारी टीचर्स हमसे कह दिया हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल पूरे विवाद की जानकारी लेने के बाद अब डीआईओएस ने मामले की जांच शुरू करवा दी है और कॉलेज में हिजाब के मुद्दे की भी तफ्तीश की जा रही है। कुल मिला के वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरीके से इस मामले में कम्युनल कलर देने की कोशिश की है और अब जांच समिति ने बयान दर्ज कर लिया, उसके आधार पर तय होगा कि जो प्रिंसिपल मैम ने जो ममता दीक्षित हैं प्रिंसिपल श्रीमती जॉय हैरिस इंटर कॉलेज की, क्या उनकी जो वीडियो है उसमें जो भी आरोप लगाए गए उनमें क्या सच्चाई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के परिषदीय विद्यालय में स्कूल स्टाफ की लापरवाही के चलते एक बच्ची घंटों तक क्लासरूम में कैद रखी। मामला बुलंदशहर के गुलावटी ब्लॉक के संविलियन सेगड़ा पीर स्कूल का है। बताया जा रहा है कि स्कूल के क्लासरूम में छोटी मासूम बच्ची को बंद करके पूरा का पूरा स्कूल का स्टाफ अपने घर चला गया था और बच्ची अकेली रोती बिलखती रही। बच्ची की आवाज सुनकर स्थानीय लोग स्कूल पहुंचे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्लासरूम की चाबी मंगवाकर क्लासरूम को खुलवाया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बच्ची के अभिभावक स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल स्टाफ को सस्पेंड करने की बात कही है। तो स्कूल में घंटों तक कैद रही बच्ची, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद बच्ची को बाहर निकाला गया। कंपोजिट स्कूल है सेंगापीर, वहाँ 2nd क्लास के बच्चे को स्टाफ कमरे में बंद करके छुट्टी बाद चला गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसमें हम बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पूरे विद्यालय के स्टाफ को ही सस्पेंड करने जा रहा हूँ। और अब बात वाराणसी की करते हैं, जहां पर एक पेट्रोल पंप से अपहरण की कोशिश की एक घटना सामने आई है। पेट्रोल पंप पर कुछ दबंगों ने पंप मालिक को उठाकर गाड़ी में ले जाने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन आरोपी मौके से फरार भी हो गए। सरेआम में एक शख्स के अपहरण की कोशिश की ये तस्वीरें वाराणसी के शिवपुर इलाके की हैं, जहां गुरुवार की रात कुछ लोग एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पंप के मालिक विवेकानंद सिंह को जबरन गाड़ी में बैठाकर उनका अपहरण करने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में पीली टी शर्ट में दिख रहा शख्स पेट्रोल पंप का मालिक विवेकानंद सिंह है, जिन्हें वहां पर मौजूद एक शख्स पहले रोकता है और उसके हाथ का इशारा मिलते ही एक काले रंग की एसयूवी तुरंत बगल में आकर खड़ी हो जाती है,
जिसके बाद अचानक कई लोग पेट्रोल पंप के मालिक को जबरन गाड़ी में बैठाने लगते हैं। लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ जब दबंगों का विरोध शुरू करते हैं तो अपहरण करने आए बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। वाराणसी कमिश्नरेट में सरेआम हुई अपहरण की कोशिश की इस वारदात के बाद अब पुलिस भी सक्रिय हो गई है और गाड़ी नंबर के आधार पर किडनैपिंग करने आए आरोपियों की पहचान करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थाना शिवपुर की यह घटना कल रात की है। इसमें गाड़ी और अपराधियों की पहचान कर ली गई है। इन पर कड़ी धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भले ही आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन सभी आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। लेकिन जिस तरह अपहरण की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, उससे वाराणसी में एक बार फिर व्यापारी वर्ग में दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। पीएफआई का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ है। थाना लोहाता पुलिस ने कार्रवाई की है। पीएफआई सदस्य के पास से लैपटॉप, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। पीएफआई से जुड़े कई दस्तावेज भी पुलिस को बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर वाराणसी से है। पीएफआई का सक्रिय मेंबर गिरफ्तार किया गया। थाना लोहाता से ये गिरफ्तारी हुई है। अब इसके पास से लैपटॉप मिला है, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पीएफआई से जुड़े हुए कई दस्तावेज मिलने की बात सामने निकल रही है। बड़ी खबर, लगातार एक्शन किस तरीके से हो रहा है, पीएफआई के जो सक्रिय मेंबर्स हैं उन पर किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां से पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किया गया है। और नीतीश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या अपडेट मिल रहा है इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, लोहता पुलिस ने इस पूरी गिरफ्तारी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। लोहता पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इसके पास से कई अहम दस्तावेज मिलने की सूचना है। इसके साथ ही 2 अदद मोबाइल फोन है, उसमें सिम कार्ड भी है और सिम कार्ड में कई लोगों से बात करने की भी सूचना है। इसके अलावा लैपटॉप है और जो कुछ जरूरी कागजात बताए जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो संदिग्ध बताई जा रही है, नक्शे बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब पुलिस उन तारों को खंगालने में जुट गई है जो इस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। तो अब ऐसे लोगों का बचना पूरी तरह से नामुमकिन नजर आ रहा है। अवधेश जी, बिल्कुल। और नीतीश, जो पहले गिरफ्तारियां हुई हैं अलग अलग हिस्सों से यूपी के, उनकी निशानदेही पर ही ये गिरफ्तारी यहाँ से हुई है? निश्चित तौर पे अगर पिछले दिनों की बात करें तो यूपी में अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई और इसके साथ ही बनारस में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जैतपुरा और आदमपुर क्षेत्र से। और इन लोगों की निशानदेही पर और भी गिरफ्तारियां अभी आगे भी होंगी। आज एक व्यक्ति को यहाँ से गिरफ्तार किया गया लोहता क्षेत्र में और ये व्यक्ति सक्रिय बताया जा रहा है। ये व्यक्ति भी जो पकड़ा गया है वो भी सक्रिय बताया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसकी निशानदेही पर कई और जो लोग हैं उन पर भी पुलिस की नजर है, कड़ी नजर है, पैनी नजर है। जी बिल्कुल, धन्यवाद नीतीश आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अपराधी और माफिया पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आज प्रयागराज में शिक्षा माफिया के केएल पटेल के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ममफोर्टगंज इलाके में करोड़ों के 2 मकान कुर्क कर दिए और एक मकान 150.78 वर्ग मीटर और दूसरा 49.28 वर्ग मीटर का बताया जा रहा है। तो एक मकान की कीमत 7.5 करोड़ और दूसरे की 2.5 करोड़ है। डीएम की परमिशन के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान डुगडुगी बजाई गई। शिक्षा माफिया के केएल पटेल का नाम 69,000 शिक्षक भर्ती और टीईटी परीक्षा में भी आ चुका है। और इतना ही नहीं, लेखपाल भर्ती परीक्षा और मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में भी केएल पटेल का नाम आ चुका है। इसके खिलाफ शिवकुटी और सोराव थाने में गैंगस्टर के 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। शिवकुटी थाने का ममफोर्टगंज एरिया है। यहाँ पर केएल पटेल हैं, वो एक शिक्षा माफिया के रूप में इनको जाना जा रहा है और इनके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न थानों में, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज हैं। उसी में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर इनके 2 मकान हैं जिनका एरिया लगभग 150 वर्ग मीटर और दूसरे का 50 वर्ग मीटर है, जिनका एस्टिमेटेड वैल्यू 7.5 करोड़ और 2.5 करोड़, टोटल 10 करोड़ का वैल्यू है, वो कुर्क किया जा रहा है। और आगे भी इसी तरह इनकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वो भी इसी तरह कुर्क किए जाएंगे। और केएल पटेल के बारे में आपको बता दें कि ये शिक्षा माफिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ये आरोपी था। इसके साथ टीटी की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी ये आरोपी था।
2 महीने पहले जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी पेपर लीक कराने के मामले में इसका नाम सामने आया था। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हुआ था उसमें भी केएल पटेल का नाम उछला था। कुछ दिनों पहले ही केएल पटेल जमानत पर जेल से रिहा हुआ है। इसके खिलाफ कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर के 2 मामले अलग से दर्ज हैं। प्रयागराज के सोराव और शुकुटी इलाके में गैंगस्टर के 2 मुकदमे दर्ज हैं। उन्हीं गैंगस्टर एक्ट के तहत यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि केएल पटेल के खिलाफ जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। उसकी बाकी संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही कई दूसरी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा माफिया के खिलाफ योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और उसके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया। पूरे प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौत की खबरें सामने आई। लेकिन कोरोना का कहर थमने के बाद अब गाजियाबाद में महामारी से मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों में मौत के आंकड़े कम हैं, जबकि जिला प्रशासन ने करीब 1500 आश्रितों को मुआवजा बांट दिया। गाजियाबाद में कोरोना के दौरान हुई मौत के बाद मुआवजा देने के मामले में बड़ी गड़बड़ी का पता चला है। ये मामला तब सामने आया जब जांच के दौरान कोरोना से हुई मौत के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों और मुआवजा पाने वाले आश्रितों के आंकड़ों में बड़ा अंतर पकड़ में आया। कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग छुपा रहा था मौत के आंकड़े। अगर बात की जाए ताजे आंकड़ों की तो स्वास्थ्य विभाग ने दिखाया है कि कोविड काल के दौरान जो मृत्यु हुई है वो हुई है 474, यानी कि अभी तक की जो मृत्यु है वह है 474। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद जिला प्रशासन की तो गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जिन लोगों को मुआवजा दिया है उन लोगों की संख्या है 1456। दरअसल गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी थी कि कोरोना की पहली लहर में 102 लोगों की मौत हुई थी, जबकि दूसरी लहर में 359 लोगों और तीसरी लहर में 13 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी, जो कुल मिलाकर 474 होती है। लेकिन मुआवजा लेने के लिए जिला प्रशासन के पास 1456 मृतकों के आश्रित पहुंच गए और उन्हें मुआवजे की राशि भी जारी कर दी गई। ये आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े से 982 ज्यादा है। हाँ, ये 1456 वही लोग हैं जिनकी की कोविड काल में कोविड से मृत्यु हुई थी और इस संबंध में शासन के निर्देशानुसार जिले स्तर पर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने जो भी आवश्यक अभिलेख इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए थे उन सब का परीक्षण करने के बाद जिनको पात्र पाया गया, अर्थात जो कोविड से जिनकी मृत्यु थी और जो इस परिधि में आ रहे थे, उनको 50,000 के मुआवजे की धनराशि प्रदान की गई। इस मामले पर गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रशासन ने सभी लोगों को मुआवजा दिया है जिनके परिजनों ने कोरोना में अपनों की मौत के साक्ष्य पेश किए, लेकिन मृतकों में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो गाजियाबाद के निवासी थे लेकिन उनकी मौत जिले से बाहर हुई हो। काफ़ी केसेस बहुत कम है। 1-2 जो पेशेंट अन्य किसी बीमारी के लिए अस्पतालों में जाते हैं वही पॉजिटिव आते हैं। हमारी जितनी जांचें हो रही हैं करीब RT-PCR भी 900-1000 के आसपास होते हैं और 700-800 के आसपास से लेके 1000 एंटीजन टेस्ट होते हैं। तो उनमें कभी आज तो कोई पेशेंट भी नहीं आया था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोरोना से हुई मौत और मुआवजे के अपने अपने आंकड़ों की पड़ताल में जुटा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या उस वक्त महामारी की असल सच्चाई को छिपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मौत के आंकड़ों को कम करके तो नहीं पेश किया था। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पर चले पीले पंजे की, जहां अवैध अतिक्रमण पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला तो लोग विरोध के लिए खड़े हो गए। बिल्कुल, अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जब श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की तो उस वक्त लोगों ने खुशी का इजहार किया था, लेकिन आज कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में फिर चला पीला पंजा। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का बाहुबली कर्जा।
प्राधिकरण ने दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम। कोई नोटिस नहीं है हमारे पास, हम अभी 6 महीने पहले कर लिया, हमने 6 महीने पहले कर लिया। खुद पर बनाई तो गलत ठहराई कार्रवाई। में मंदिर है, सारा गुरु जी का है। त्यागी आवास पर चला बुलडोजर तो बांटी थी मिठाई। श्रीकांत का अवैध निर्माण गिराया तो ढोल बजाया। अभी लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है, लेकिन अगर कार्रवाई हमारे साथ उस तरह से की गई तो बाकी के सभी के साथ भी वैसे ही कार्रवाई की जाए। नियमों की अनदेखी कर बनाया तभी तो अवैध निर्माण गिराया। अथॉरिटी जो भी करेगी वो मान्य होगा, लेकिन मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मेरा तोड़ा गया है तो बाकी के लोगों का भी तोड़ा जाए। आज एक बार फिर नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी सुर्खियों में आ गई। भारी पुलिस फोर्स के साथ नोएडा अथॉरिटी की टीम सोसाइटी में अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंच गई। इस कार्रवाई के खिलाफ सोसाइटी के लोग हंगामा करने लगे। लोगों ने प्राधिकरण की अतिक्रमण की कार्रवाई को गलत ठहराया। खूब हंगामा हुआ, लेकिन प्राधिकरण का बुलडोजर अपना काम करके चला गया। अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने कार्रवाई करके संदेश दे दिया है कि चाहे कोई कितना रसूखदार हो, आम इंसान हो, नियमों के खिलाफ काम होगा तो कार्रवाई होगी। त्यागी पर नहीं बल्कि सोसाइटी के दूसरे फ्लैट पर हुई जिन्होंने अवैध निर्माण किया था। अगर बात करें तो ये अब इलीगल कंस्ट्रक्शन जो अथॉरिटी की नजर में है उसको गिराने का काम अब ये जेसीबी यहाँ पे कर रही है कि अब ये गिरा दिया गया है पूरी तरीके से। ये अब गिराया जा रहा है यहाँ पे, और अब गिराने के बाद अगर बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे, पूरे ग्राउंड फ्लोर पे 3 जेसीबी आई है अथॉरिटी की तरफ से, 3 जेसीबी आई है और 4 ट्रक आए हुए हैं मलबा हटाने के लिए। आज प्राधिकरण की इस कार्रवाई के खिलाफ सोसाइटी के लोगों ने जमकर विरोध किया। अथॉरिटी की कार्रवाई के खिलाफ आज आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने धरना दिया, नारेबाजी की, सोसाइटी के गेट पर बैनर पोस्टर लेकर खड़े हो गए। इस बात पर अड़ गए कि हमारा निर्माण अवैध नहीं है, प्राधिकरण की कार्रवाई नाजायज है। लेकिन काफी मशक्कत के बाद नोएडा प्राधिकरण के बाहुबली ने अपना काम कर ही दिया। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जिन लोगों ने अवैध रूप से निर्माण कर रखा था उसे गिरा दिया गया, और इसके बाद एक बार फिर सोसाइटी में वही मंजर देखने को मिला जो बीती 8 अगस्त को दिखा था, जब महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया था। आज जब अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का शिकंजा कसा तो लोग नोटिस और कायदे कानून की बात करने लगे। इसे बदले की कार्रवाई करार दे दिया गया। बदले की कार्रवाई है और हम किसी से लड़ाई में है नहीं। ये किस लिए ली गई है? आपको किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया हमें। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्राधिकरण को अवैध निर्माण पर कार्रवाई करनी थी तो कर दी। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ पर 2 फ्लैट का जो अतिक्रमण किया हुआ था, यहाँ पर देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो की गई है। प्राधिकरण की टीम आई और अवैध जो निर्माण था यहाँ पर जो टीन शेड लगाया गया था पूरी तरीके से तोड़ दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।